बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवोकेट मलिक इरफान आज आपके साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। आज की वीडियो हमारे उन ओवरसीज़ भाइयों के लिए है जो इनकम नहीं रखते पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान में जिनकी इनकम नहीं है उसकी रिटर्न्स फाइल करना सीखेंगे। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी ओवरसीज़ के हवाले से जिनकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है, तो उसमें हेड्स काफ़ी थे और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया गया, जिसकी वजह से कन्फ्यूजन भी आई। कुछ भाइयों के कमेंट्स रेलिवेंट भी थे और कुछ ऐसे भी थे जो क्रिटिसिज्म वाले थे। तो उन सब भाइयों से गुजारिश है कि इस तरह से आपको वीडियोस पकड़ के हाथ पकड़ के समझाने वाली बहुत कम मिलेंगी, बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। ज़्यादातर आपको डेफिनेशनें बता रहे हैं और साथ ही जो है ना लॉ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो वो लॉ और ये डेफिनेशनें चैट जीपीटी से भी मिल जाती हैं। तो आप ऐसे चंद लोग जो काम कर रहे हैं उनको इनकरेज करें, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एनीवे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लास्ट वीडियो में एक गलती ये थी कि डिविडेंड की, वो एक भाई का कमेंट्स आया था, उसको बहुत बहुत शुक्रिया। उसमें मैंने कहा था 15%, जो कि नया पाकिस्तान का है वो 10% है। तो साथ मैंने ये भी बताया था कि सर्टिफिकेट जो है आपको वहाँ से मिल सकता है, तो उसमें बाकायदा वो मेंशन होगा और आपके मालूमात सेक्शन में भी वो जितना कटा होगा 10% तो वो आ रहा होगा। तो उसके लिए थैंक यू। और बाकी ये है कि जो ओवरसीज़ की टैक्स रिटर्न है, वो जिनकी इनकम नहीं है पाकिस्तान में, तो वो मैं आज समझाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की डेट तक सबमिशन इज़ नॉट इनेबल, तो अभी तक इनेबल नहीं हुई। होप सो विद इन 2-3 डेज़ में इनेबल हो जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं वीडियो में। सबसे पहले आपने क्या करना है, मालूमात सेक्शन में जाना है और MIS में जाना है। MIS में इंफॉर्मेशन सेंटर से भी आप निकाल सकते हैं ये वाली मालूमात, और यहाँ पे भी आ सकते हैं। और नया जो अभी है फॉर्म जैसे ही ओपन करेंगे, इकनॉमिक ट्रांजैक्शंस वगैरह वो आपके सामने ही शो रही होती है। तो वो बहुत अच्छा काम किया है FBR ने, क्योंकि मेरे खुद क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनको इनकम टैक्स का रिटर्न का पता ही नहीं था, वो जानते ही नहीं थे और उनको नोटिसेस आ गए। और नोटिसेस आने की वजह यह है कि किसी थर्ड पर्सन ने अपने फ़ायदे के लिए उनको रजिस्टर कर दिया था और रजिस्टर करके ट्रांजैक्शंस उनके नाम पे हो रही थी। इवन एक क्लाइंट तो ऐसा था जो कि बेचारा दर्जी था और 25 लाख उसकी इनकम 3 साल की एवरी ईयर जो है डिक्लेयर की गई थी, और फिर उसको हमने वहाँ से पेनल्टीज़ वगैरह से रिलीफ दिलवाया। एनीवे वो एक बड़ा टॉपिक है, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो से हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्राम नो इनकम, ठीक है। और यहाँ पे हम जाएंगे फॉर्म के ऊपर, कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करके हम यहाँ से जो अपना हेड सेलेक्ट करेंगे नो इनकम, क्योंकि हमारी कोई इनकम नहीं है, पाकिस्तान सोर्स इनकम। और यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँ, आर यू ए टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान एज पर द सेक्शन 82 टू 84 ऑफ ITO 2001। अच्छा, यहाँ पे अब ये आ रहा है सीधा सीधा कि क्या टैक्स रेजिडेंट हैं आप या नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पे वो 183 डेज़ वाला कंसेप्ट आ रहा है। अगर तो आप 183 डेज़ में फॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आप यस करेंगे। अगर नहीं कर रहे, आप बैर रहे हैं पाकिस्तान से, तो वो आप नो करेंगे। इसमें एक कन्फ्यूजन लोगों को ये भी रहती है, वो अक्सर उनका सवाल आता है कि हमारे पास ड्यूल नेशनैलिटी है, हम तो पासपोर्ट रखते हैं बाहर का, और इसके अलावा POC है हमारे पास, नाइकॉप है, आपके पास कुछ भी हो, अगर तो आप 183 डेज़ पाकिस्तान में रहे हैं तो फिर आप बाई लॉ पाकिस्तान में रेजिडेंट कहलवाएंगे। अगर आप पाकिस्तान से 183 डेज़ बाहर रहे हैं तो फिर आप ओवरसीज़ कहलवाएंगे, अदरवाइज़ आप ओवरसीज़ नहीं कहलवाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे करेंगे आप नो करके आप सीधा अपनी रिटर्न फाइल पे चले जाएंगे। फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म जैसे ही ओपन होगा तो आपने यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना, आपने नेक्स्ट कर देना है। और इसके अलावा आपके जो एडजस्टेबल टैक्सेस हैं, अगर तो आपका एडजस्ट जो है करना है, तो वो सेक्शन आपका रेमिटेंस के हवाले से कोई टैक्स कटा होगा तो यहाँ पे शो हो रहा होगा, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी कोई इनकम नहीं है तो डेफिनेटली फिर आपका यहाँ पे कोई और हेड बनता ही नहीं है। आपका जो मेन पोर्शन है ना, वो है वेल्थ स्टेटमेंट के हवाले से। वेल्थ स्टेटमेंट में आपने क्या करना है, आपने जो चीज़ें नई ख़रीदी हैं, या बैंक अकाउंट आपके नाम पे है, या कोई भी आपने चीज़ आपकी यहाँ से पाकिस्तान पे ली है, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये ऊपर वाले इमूवेबल प्रॉपर्टी हेड में जाएंगे। आपने कोई प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो यहाँ पे प्रॉपर्टी आप ऐड करेंगे।
प्रॉपर्टी में आप प्रॉपर्टी की टाइप में जाएंगे, एग्री लैंड आपने ली है, कमर्शियल ली है, इंडस्ट्रियल ली है, आप अपना सेलेक्ट करेंगे हेड उसके मुताबिक, और फिर सब कैटेगरी में जाएंगे। फ्लैट है, ओपन प्लॉट है, फार्म हाउस है, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी है। ये अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग ना हाउस ढूंढ रहे होते हैं, तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी जो है वो हाउस ही है, ठीक है, वो चाहे जिस शेप में भी है। तो आपने एक्विजिशन कब ली है, डेट उसमें मेंशन कर देनी है, लैंड कितनी है यूनिट उसमें आपने जिसमें मेजरमेंट में ली है, और ये आपके पास जो आपको ट्रांसफ़र लेटर मिलता है वहाँ पे लिखी होती है, कोशिश किया करें वही वाली लिखें जो ट्रांसफ़र लेटर के ऊपर लिखी हुई है, क्योंकि बाकियों में थोड़ा सा फिर फ़र्क हो जाता है। जैसे कि अब इस्लामाबाद में जो मरले का साइज़ है और पंजाब में मरले का साइज़ है तो उसमें फ़र्क है, तो ये आप उसके मुताबिक लिखनी है, ठीक है। और कॉस्ट जो है, कॉस्ट जिसके ऊपर आपने ख़रीदी है वो वाली लिखनी है। और इसमें काफ़ी सारे लोगों को ना प्रॉब्लम ये हो जाती है कि एक जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसके मुताबिक कॉस्ट लिखते हैं जिसके ऊपर उन्होंने टैक्स पे किया होता है, और कुछ दो किस्म की कॉस्ट लिख लेते हैं, दो वहाँ पे स्टैम्प पेपर बना लेते हैं, ये भी एक प्रैक्टिस है। तो वो ये नहीं देखते कि कल को जब हमने ये वाला फ़र्क है ये हमने डिक्लेयर करना है कि हमने सेल आउट कर दिया है, तो गेन टैक्स जो है वो इतना ज़्यादा बनेगा कि आपके प्रॉफिट से भी 4-5 गुना ज़्यादा बन जाएगा, तो वो तो सारा गेन टैक्स में चला जाएगा, और गेन टैक्स अब 15% फिक्स हो चुका है। तो ये आपने माइंड में रखना है कि जितने भी आपने ख़रीदी है आपने वही डिक्लेयर करना है, ताकि आपको गेन टैक्स देना पड़े 50%, तो आप उसके अकॉर्डिंगली दें। अगर आप ज़्यादा लिख लेंगे तो फिर इसमें डिस्क्रिपेंसीज है, और फिर आपको नोटिस आ सकते हैं, ऑडिट आ सकते हैं, पेनल्टीज़ लग सकती हैं, तो ये आपने इस पर ख्याल रखना है। जो भी प्रोविंस है या इस्लामाबाद है वो आप लिख दें, डिस्ट्रिक्ट आप लिखें यहाँ पे इस्लामाबाद, जो भी आपका है आप वो लिखें, ठीक है, अर्बन है, रूरल है, आप वो लिखें, प्लॉट जो है वो आपने मेंशन कर देना है, और उसका सब सेक्टर या जो भी सेक्टर्स वगैरह हैं वो आपने मेंशन कर देने हैं, सिलेक्ट करके आपने इसके मुताबिक फिर सेव कर देना है। सेविंग के बाद आपने जाना है सेक्शन को, आपने दोबारा से ऐड, अगर प्रॉपर्टी करनी है तो वो प्रॉपर्टी दोबारा से ऐड कर लें कोई, अगर आपकी प्रॉपर्टी है। अभी आपने एग्रीकल्चर की एंट्री करनी है तो एग्रीकल्चर की कर दें, और यहाँ पे आप लिख लें एग्री लैंड है तो फार्म हाउस वगैरह किस डेट को आपने ली थी वो आपने लिख देनी है, और यहाँ पे लैंड यूनिट्स वगैरह वो आपने लिख देनी है, जितनी एकड़ जितने आपकी कनाल है वो आपने मेंशन कर दी। एक्विजिशन कॉस्ट डेट जो है वो आपने मेंशन करनी है। यहाँ पे वैल्यू, जितनी भी वैल्यू है आपने जिस वैल्यू के ऊपर ली है वो आपने मेंशन करनी है, ठीक है। और साथ जो है इसमें जो टेरिटरी है वो आपने मेंशन करनी है, जैसे पंजाब में कर रहा हूँ इसके सारे डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। तो मेरा खुशाब है तो मैं खुशाब ही कर देता हूँ, और सिटी जो है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। ये फिर आगे सब तहसील्स वगैरह और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये यहाँ पे प्लॉट आ जाएगा, प्लॉट नंबर, सेक्टर्स, मोहल्ला, ब्लॉक जो भी है यहाँ पे, क्योंकि लैंड एग्री है तो ये नहीं होता, ये आप इसमें कुछ भी मेंशन कर देंगे उसके रेलिवेंट, तो उस मौजे का नाम लिख देंगे तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। एनीवे यहाँ पे हम सेव कर देंगे, तो प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे ऐड हो चुकी होगी। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ आपकी ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो आपकी यहाँ से आ गई स्टेटमेंट, आपकी यहाँ पे आपके एसेट्स बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एसेट्स के हवाले से। एसेट के हवाले से आपके कोई बैंक अकाउंट्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं, वो आपने यहाँ पे लिखनी है। एडवांस पेमेंट रिसीवेबल, किसी को पेमेंट्स वगैरह आपने दी हैं, एडवांस पेमेंट्स वगैरह रिसीवेबल वगैरह हैं आपके। एसेट हेल्ड ऑन दी अदर नेम इंक्लूडिंग, किसी और के नाम पे आपके एसेट्स वगैरह हैं, बैंक अकाउंट्स हैं, तो आप ये तमाम यहाँ पे ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपको एक इशू आएगा, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह और स्टॉक में तो आप जो भी लिख देंगे अकाउंट्स नंबर ये एक्सेप्ट कर लेगा। बैंक अकाउंट जब भी आप लिखेंगे तो वहाँ पे आपको मसाइल होंगे, इधर आपने डिटेल ले देनी है, ठीक है। और जितने भी आपकी पेमेंट्स वगैरह या जो चीज़ें आपकी मौजूद हों तो वो आपने यहाँ पे लिख लेनी है। यहाँ पे अकाउंट्स में देखना, अकाउंट्स, बॉन्ड, सर्टिफिकेट्स, करंट सेविंग, नेम, इंस्टीट्यूशन, ये आपने पूरी डिटेल देनी है। तो XYZ करके आपने जो भी आपके रेलिवेंट है उसको सबमिट कर देंगे, और साथ ही आप यहाँ पे उसमें जितनी अमाउंट पड़ी है आपकी वो आप डिक्लेयर कर देंगे।
सपोज़ 5 लाख मैं लिखता हूँ। इसके अलावा ये अकाउंट रिसीवेबल, एडवांस रिसीवेबल, किसी से आपने पेमेंट लेनी है, उस बंदे का नाइकॉप या पीओसी, एनटीएन, पीओसी, फॉरेन पासपोर्ट नंबर, ईच एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ जो है वो आप मेंशन करके यहाँ पे कर सकते हैं। ये समझाने की हद तक है, ठीक है। अदर फैमिली मेंबर्स हैं, उनके एसेट्स की डिटेल्स वगैरह आपने लिखनी है। यहाँ पे नाइकॉप, सीएनआईसी जो भी है आपने लिखना है। नेम आ जाएगा, एसेट टाइप आ जाएगा, ये यहाँ पे आ रहे हैं एसेट्स जितने भी हैं, आप यहाँ पे जो भी टाइप है लिखें, डिस्क्रिप्शन लिखें और अमाउंट लिखें और क्लोज कर दें, ठीक है। और साथ यहाँ पे अगर कोई बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट में इशू आ रहा है, वो आप ज़्यादातर तो इशू नहीं आ रहा बट आ सकता है, क्योंकि आईबीएन आप लिखने में भी गलती कर जाते हैं, तो आईबीएन ज़्यादातर फैच हो जाते हैं। बहुत कम है जो फैच नहीं हो रहे, तो इशू आए तो वो मसला है। या फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो यहाँ से आप यस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे पाकिस्तान में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी हैं। यहाँ पे आईबीएन लिखेंगे, अकाउंट नंबर और टाइटल खुद ब खुद आ जाएगा और ऐड कर देंगे। बट यहाँ से आपने ख्याल रखना है, अगर आपका फॉरेन करेंसी अकाउंट है तो मस्ट इसको यस करना है, ठीक है। तो यहाँ से फिर आप उसकी अमाउंट लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाएँ आपका पेबल, अगर आपने किसी को पेमेंट किसी को आपने पैसे वापस करने हैं तो उसका यहाँ पे नेम लिख के, उसका आईडी कार्ड लिख के आपने यहाँ पे सेव कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। और जितनी भी अमाउंट है आपने वो लिख देनी है। मैंने आईडी कार्ड नंबर नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट इशू आ जाता है काफ़ी सारा, तो ये आपके समझाने की हद तक है। यहाँ से आप कर लेंगे कैलकुलेट करने के बाद आपके तकरीबन ऑलमोस्ट ये कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। और कोई हेड अगर है तो वो आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक चीज़ आ रही है, एडवांस पेमेंट्स, बैंक अकाउंट, ये सारी हमने कवर कर ली हैं। यहाँ पे हाँ, प्रीशियस पोजेशन जो हैं, इसमें गोल्ड और ईच एंड एवरीथिंग जो आ जाती हैं, तो ये आप लिख सकते हैं। यहाँ पे ऐड करेंगे, यहाँ पे गोल्ड लिखेंगे और यहाँ पे ये करके आगे फिर जो अमाउंट है, करंट वैल्यू, वो आप लिख देंगे। गोल्ड और प्रॉपर्टी के हवाले से आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि इनकी करंट वैल्यू लिखिएगा, क्योंकि आप अगर नहीं लिखेंगे तो फिर प्रॉपर्टी गेन टैक्स में इशू आएगा, गेन टैक्स बढ़ जाएगा और आपका प्रॉफिट भी वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये सारी कैलकुलेशंस करके सेव कर देंगे आपने, और फिर आपने चला जाना है नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट में आपकी आ जाएगी रिकनसाइल ऑफ द नेट एसेट्स, ये यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो ये जैसे ही हम नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रिकनसाइल ऑफ द नेट एसेट्स। यहाँ पे जो प्रीवियस डाटा और ये सारी चीज़ें इंक्रीज डिक्रीज होके आ रहा है, तो ये हमने एसेट्स जितने भी डाले हैं तो ये यहाँ पे इसका फ़र्क जो है वो आ रहा है। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट इनफ्लोज वो आप लिख सकते हैं, इसको छोड़ दें, ये आपके नहीं है। फॉरेन रेमिटेंसेस ये आपके मुतल्लिक है। फॉरेन रेमिटेंसेस में अगर तो आपके अपना अकाउंट है तो ये सबसे अहम पोर्शन है, इसको गौर से आप कीजिएगा क्योंकि ये आपके बहुत रेलिवेंट है। अगर तो आपने आपको किसी दोस्त ने या किसी रिश्तेदार ने आपके पाकिस्तान में अकाउंट है, उसमें पेमेंट भेजी है, तो सेंडर नेम लिखेंगे, ठीक है। आगे रिलेशनशिप लिखेंगे और यहाँ पे आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे जिस कंट्री से आपको वो अमाउंट आई है। ये मैं पाकिस्तान अकाउंट की बात कर रहा हूँ, गौर से सुन लें। पाकिस्तान में आपका कोई अकाउंट है, उसमें किसी ने भेजा या आपने भेजा, आपने ख़ुद भेजा, तो आपने यहाँ पे उसका अपना नाम लिख के इसको कर देना है और साथ आपने अमाउंट लिख देनी है। मैं एक यहाँ पे आपको समझा भी देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ये लिख देते हैं, और रिलेशनशिप लाइक फ्रेंड भी हो सकता है और ब्रदर, कोई कुछ भी हो सकता है, वो मैं फ्रेंड लिख रहा हूँ। कंट्री जो है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से जैसी कंट्री, आप कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लें, ऑस्ट्रेलिया ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आपका ये टैब ओपन हो जाएगा। अब जितनी अमाउंट है, ये अमाउंट आपने यूएसडी में नहीं लिखनी, आपने किसी दूसरी करेंसी में नहीं लिखनी, आपने इसको कन्वर्ट करना है और एट दैट टाइम जिस के ऊपर रेट कन्वर्जन था वो कोशिश करनी है लिखनी है, या करंट रेट लिखना है। तो जितने भी अमाउंट है वो आपने लिख देनी है यहाँ पे, और यहाँ पे आप ऊपर से कर लेंगे इसको सेव। और इसके बाद आ जाएंगे हम इनहेरिटेंस पे। अब कुछ भाइयों की यहाँ पे इनहेरिटेंस, विरासती ज़मीन वगैरह या विरासती कोई भी चीज़, एसेट्स उनको मिलता है, जिस उनके फैमिली मेम्बर से जिससे मिला है उनको इनहेरिटेंस, फादर मदर जिससे भी मिला है, वो उनका CNIC नंबर होगा। यहाँ पे खुद ही ऑटो फैच होके आ जाएगा CNIC नंबर के ऊपर नेम उनका, और एसेट टाइप जो है वो लिखेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी है
व्हीकल्स हैं, इक्विपमेंट है, अदर एसेट्स हैं, जो भी हैं वो लिखेंगे और साथ अमाउंट लिख के सेव कर देंगे। ठीक है। अगर तो CNIC नहीं है तो POC और फॉरेन पासपोर्ट नंबर वगैरह वो भी आप लिख सकते हैं। ये बहुत कम केसेस में है, बट ये है कि ये भी इस तरीके से है, तो ये भी इन्होंने अब ऐड कर दिया है। मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप नहीं लिखने के काबिल हो सकते, आप डिटेल पूरी वो FPR मांग रहा है। आपने किसी को गिफ्ट दिया है, गिफ्ट यहाँ पे आप उनका नाइकॉप और डिटेल दे के, डिस्क्रिप्शन दे के, ऐसे टाइप दे के उसको आप सेव कर देंगे और आप आगे अमाउंट लिख के उसको भी कर देंगे। एक्सपेंसेस अगर आपके हुए हैं, लाइक आपका कोई घर है यहाँ पे और आपने यहाँ पे कोई चौकीदार वगैरह रखा हुआ है या उसकी सिक्योरिटी के लिए एसेट्स इंश्योरेंस वगैरह दिया हुआ है, और आपने कोई डोनेशंस की हैं, या फिर आपने घर की मेंटेनेंस के लिए या कोई भी चीज़ें जो है यहाँ पे अदर पर्सनल एक्सपेंसेस वगैरह आप कर रहे हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग के लिए आपके खर्चे हैं तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लोकल ट्रैवलिंग के लिए खर्चे हैं तो वो मेंशन कर सकते हैं। आप आए हैं यहाँ पे, आपने खर्चा किया है और आपने लोकल ट्रैवलिंग की है वो लिख सकते हैं। कोई रेंट पे आपने बिल्डिंग ली हुई है, वेडिंग इवेंट्स ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे लिखी हुई है, आप ऐड करके उसमें बाकायदा तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, आपने डोनेशन ज़कात वगैरह दी है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, बट डोनेशन ज़कात वो ज़्यादातर FPR, बल्कि FPR मानते ही वो है जो SCCP में रजिस्टर इदारे हैं जो कि चैरिटी फंड्स वगैरह इकट्ठे करते हैं, जैसे शौकत खानम या इस तरह के, और या फिर ये है कि जो रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म है उसके अंडर जो जिसने रजिस्टर करवाया हुआ है तो उनको एक्सेप्ट करता है। बाकी जो है FPR डोनेशंस वगैरह और इस तरह के आपके खुद साख्ता जो हैं, आप जो फैमिलीज़ वगैरह को डोनेट करते हैं तो इस तरह का वो फिर आपको इश्यूज़ आ सकते हैं, पूछ सकता है, तो वो ज़्यादातर वही करता है। बट प्रैक्टिस है, लोग लिखते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन ये है कि वो जस्टिफाइबल हो, ऐसा ना हो कि आप डोनेशन में 50-50 लाख जो है ना वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे तो वो उनका पूछा नहीं जाएगा, तो वो फिर ऑब्जेक्शन उन ऐसी अमाउंट्स के ऊपर डेफिनेटली आ सकता है। जहाँ से आप साथ साथ कैलकुलेट करते जाएंगे। आगे फिर ट्रैवलिंग कास्ट है, ट्रैवलिंग भी आप कॉस्ट जितनी आपने बियर की है वो यहाँ पे लिख दें और कैलकुलेट कर लें, और साथ आपने लिखना है लोकल ट्रैवलिंग जितनी है वो आप पाकिस्तान में अगर आए हैं, आपने लोकल ट्रैवलिंग के ऊपर जितनी कॉस्ट वगैरह बेयर की है वो आप लिख सकते हैं। साथ आपने क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेट का ऑप्शन आएगा वो कर देना है, या यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे आ जाएं आप एंड पे हैं। अब ये आपकी अमाउंट ऐसी है जो कि अनरिकनसाइल है। ठीक है, अब ये अनरिकनसाइल यहाँ पे मोस्टली जो है वो क्योंकि इनकम हो, पीछे वाला पोर्शन आपका इनकम डिक्लेयर हो तो यहाँ पे माइनस में आता है। फर्स्ट टाइम नहीं आता, लेकिन इसके बाद अगर इनकम हो तो माइनस में आता है। आपकी जब इनकम होती है वहाँ से बैक एंड पे आपकी इनकम हो तो यहाँ पे माइनस में होता है। फर्स्ट टाइम प्लस में आता है, बाकी जो है ये माइनस में हमेशा रहता है, और ये यहाँ पे इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने नो इनकम को डिक्लेयर किया है। और यहाँ पे ये अच्छी चीज़ ये है कि आपका यहाँ पे FPR भी बता रहा है पॉजिटिव प्रॉब्ली यू हैव ओवर डिक्लेयर योर एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, या तो आपने एक्सपेंसेस और एसेट ज़्यादा डिक्लेयर कर दिए हैं, या अंडर डिक्लेयर योर इनकम, या तो फिर आपकी इनकम आपने कम डिक्लेयर की है। तो इन दो वजूहत की वजह से आपको ये वाला आ रहा है। तो हमारे केस में ये है कि हमारी नो इनकम है और हमने जो रेमिटेंसेस वगैरह भेजी थी उनको हमने यहाँ पे बेसिकली इस बुनियाद के ऊपर जिसके, क्योंकि आपने कोई भी जो एसेट लेना है तो वो डेफिनेटली आपका वो सोर्स रेलिवेंट होना चाहिए। तो जो रेमिटेंसेस हैं वो क्योंकि हमने यहाँ पे कम लिखी हैं, और जो हमारे पास एसेट्स हैं उनकी ख़रीदारी हमने ज़्यादा की है, तो डेफिनेटली फिर एक ही चीज़ होगी कि जो रेमिटेंसेस हैं जो 4,50,000 में आपने ये वाला ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर लेते हैं। टोटल रेमिटेंसेस जो है वो इनमें इंक्रीज़ आ जाएगा। तो जैसे इंक्रीज़ आ जाएगा तो यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा 0। ठीक है, और 0 जैसे ही आपका आएगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ ताकि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना रहे। लेते हैं, यहाँ पे कर लेंगे 4,50,000, ये हमने टोटल जो है इसको करके ऐड कर देना है। तो ये जितनी अमाउंट है टोटल आपने कॉपी करनी है
ये बेसिकली आपका कोई ना कोई सोर्स ऑफ इनकम था। मैंने क्योंकि इसको एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे लिखा था, तो तभी आपने ये एसेट लिए हैं और वो सोर्स ऑफ इनकम आपका एक ही बनता है कि आपने फ़ॉरेन रेमिटेंसेस वगैरह भेजी हैं, तो उनसे आपने ये ख़रीदारी की है। अदरवाइज़ तो आप नहीं कर सकते, या तो फिर ये है कि आप कोई एसेट मौजूद था, आपने वो बेचा, इनहेरिटेंस थी, आपने बेच के फिर आपने ये सारी चीज़ें की, तो ये आ जाएगा। जैसे ही आपका ज़ीरो आएगा तो आप यहाँ से इसको सेव करके सबमिट कर सकते हैं, और सबमिट करेंगे तो वो फिर, क्योंकि आजकल एरर आ रहा है, सबमिट नहीं कर सकेंगे क्योंकि एपीआर अभी तक नहीं करने दे रहा, तो आप इससे आगे तब बढ़ सकेंगे जब इनेबल होगी। आपका कोई इसके रेलिवेंट क्वेश्चन हो, आप क्वेश्चन करें। पॉजिटिव क्वेश्चन को अप्रिशिएट करते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन भी आप लाजमी करें, कोई मसला नहीं है, आपकी अपनी सोच के मुताबिक है। बट ये है कि आप कि इररेलेवेंट हो सकता है, हमसे भी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो हम आपके क्वेश्चन, कमेंट्स, आपकी लाइक डिसलाइक सबको अप्रिशिएट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।